आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आपको पता है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर रिश्वत को लेकर के कई बार जब ट्रैप किया जाता है, उसको पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो वहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1) और 13(2) ये लागू होता है और इसके अंतर्गत उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। आज मैं उसी संदर्भ में आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है। कई बार क्या होता है कि किसी सरकारी अधिकारी की किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले से कोई टसन हो गई, उसने सोचा कि इसको हम ट्रैप कराते हैं, तो भले ही उसने सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने पैसे की मांग ना किया हो, उसको कई बार उलझा दिया जाता है इस तरह के मुकदमे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मुकदमा झूठा होता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो जो मुकदमा है वो झूठा है। उसमें उसका जो फायदा आरोपी को मिलेगा, जैसा कि इस मामले में हुआ, आरोपी को बरी किया गया। अब वजह क्या थी बरी करने की, आप समझिएगा, क्योंकि हम जब पेपर में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि किसी कर्मचारी को जब पुलिस रंगे हाथों पकड़ती है नोट के साथ तो शायद ही वो बच पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे मामलों में एक्विटल होता है। अगर डिमांड एंड एक्सेप्टेंस, अगर ये दो चीज़ें साबित ना हो पाए तो इसी को यहीं पे जो आरोपी है, आरोपी के जो वकील हैं, उनको ये साबित करना पड़ता है कि जो डिमांड थी वो नहीं थी और जो एक्सेप्टेंस था वो भी नहीं था। अब किस किस बिंदु पे आप कर सकते हैं वो आप देखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट की चर्चा करूंगा मैं आपसे। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक शॉप है, वहाँ पे एक इनकम टैक्स सेल्स के डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, 2 लाख रुपए दिया आप दीजिए। वो व्यक्ति मना करता है, वो कहता है कि मैं मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता हूँ। बाद में ये कहा जाता है कि भाई अगर आप 2 लाख रुपए का पेनल्टी नहीं दे सकते हो तो आप हमें 40,000 रुपये दो, रिश्वत। उसने कहा ठीक है, हम 20-20 हज़ार रुपये देते हैं। और ये बात उसने बता दी एंटी करप्शन ब्यूरो को। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस ट्रैप की जांच कराई। सबसे पहले इस तरह के मामले में जो ट्रैप होता है उसकी जांच कराई जाती है। जांच ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे की मांग किया है तो दोबारा फिर से उसको भेजा जाता है एक वॉइस रिकॉर्डर के साथ में, उसके जेब में होता है, कहीं भी होता है बॉडी में, और जब उससे बात करता है वो बात रिकॉर्ड होती है। एसीबी हो, सीबीआई हो या फिर कोई अदर एजेंसी हो, वो सबसे पहले पुष्टि करती है कि जो रिपोर्ट की जा रही है सही है गलत है। इस मामले में सबसे पहले वही किया गया, उसके बाद रिपोर्ट सही पाई गई। उसके बाद उसको पैसे लेके भेजा गया और वहाँ पे फिर टीम पहुंची, उन्होंने जांच पड़ताल किया। इन सब के बीच की एक लंबी प्रोसेस होती है, मैं आपसे चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी आपसे मैं फिलहाल जो चर्चा कर रहा हूँ वो किस प्रकार से आरोपी बचा, इस बात की चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। फिर क्या होता है कि मामला चलता है। इस मामले में सेशन कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है। बरी करने की वजह क्या समझिएगा। उसके बाद स्टेट अपील करता है हाई कोर्ट में। अब अपील के जो ग्राउंड है वही ग्राउंड है जिसको कि स्टेट ने नीचे प्रेजेंट किया था, प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। वही दलील लेकर के स्टेट फिर से पहुंचा है हाई कोर्ट के पास। और उसकी दलील ये थी कि देखिए यहाँ पे डिमांड एंड एक्सेप्टेंस साबित हो रहा है। जो पंच विटनेस की बातों पे कोर्ट ने भरोसा किया वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंच विटनेस केवल कोरबोरेशन के लिए होता है, कहानी के समर्थन के लिए होता है। तो कोर्ट ने उस पर भरोसा ना करके भारी भूल किया है, ऐसा करके। अब एक्विटल के लिए जो दलील दी गई आप वो समझिएगा जिसको कोर्ट ने भरोसा किया। सबसे पहली बात ये थी कि इस मामले में जो एफआईआर कंप्लेंट जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी गुजराती में, और जो फरियादी है, जो कंप्लेंट, उसने साइन किया था हिंदी में। अब कंप्लेनेंट से ये सवाल पूछा गया, क्या आपको गुजराती आती है? उसने कहा गुजराती मुझे नहीं आती, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो उसको बोला हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ कि अगर उस व्यक्ति को गुजराती नहीं आती है और उसके बाद एफआईआर लिखने के बाद नीचे उसने साइन किया हिंदी में, तो एफआईआर में क्या लिखा है उसे कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है कंप्लेंट ने कुछ और बताया हो, गुजराती में कुछ और बात लिख दी गई हो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि देखिए, जब क्या होता है कि जब ट्रैप की जब प्रोसेस शुरू होती है तो जो नोट होते हैं, कि जिन नोटों के जरिए जो एजेंसी भेजती है कि भाई आप ये नोट लिया करके उसको देना, उसके नोट नंबर को रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें फिलिप्टिन पाउडर लगाया जाता है। इसकी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को ऐसा कहीं नहीं बताया गया था कि कौन से नंबर दिए जा रहे हैं जिसको कि सामने वाले व्यक्ति को देना है। हो सकता है यहाँ पे डाउट ये पैदा हुआ कि चूंकि रिकॉर्ड किया नहीं, तो हो सकता है कि उसने किसी दूसरे नोट उससे जब्त कर लिया हो, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी वाले नोट हो ही ना, और फिलिप्टिन पाउडर बाद में लगा दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं किया।
तीसरी बात, जो 5 विटनेस थे उनसे पूछा कि भाई आप जब ट्रैप स्थल पे पहुंचे तो आपको किसने जानकारी दिया, कैसे पहुंचे इस जगह पे? तो वो नहीं बता पाया कि उसको किसने कैसे जानकारी मिली थी। तो इस प्रकार से कुछ ग्राउंड थे कि 5 विटनेस ने समर्थन नहीं किया, प्रॉपर फॉर्मेट में इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हाँ, एक बात इसमें और थी कि जो पहला व्यक्ति था जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन तक वही व्यक्ति लीड करता रहा। तो ये भी एक डाउट पैदा करता है कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास इन्फॉर्मेशन आती है, वही ट्रैप को लीड करता है, वही इन्वेस्टिगेशन करता है, वही चार्जशीट फाइल करता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रोसीजर लैकुना हो या फिर उसकी कुछ दुश्मनी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोर्ट ने इन बातों पे भरोसा करते हुए और ये कहा कि यहाँ पे जो सेशन कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है बिल्कुल सही फैसला है, उसको किसी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को यथावत रखा। तो साथियों, ये केस का डिटेल आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा तो आप समझ गए कि किस प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो वाले जो या फिर अन्य एजेंसी जो ट्रैप करती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में, वहाँ भी बचा जा सकता है अगर आप इस प्रकार की कमियाँ निकाल सकते हैं तो। धन्यवाद।